Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, we are talking about your chapter number second. हम आपका जो चैप्टर है सेकंड उसको डिस्कस कर रहे थे। बीच में आपके कुछ टेस्ट आए। आई होप आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आई है कि वो टेस्ट सबमिट नहीं कर पाए या लिंक ओपन नहीं हुआ। ठीक है, देखिए इसमें अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में ऐसा कुछ था नहीं है आपका। सिंपल था। जो क्वेरीज जो हमारे सामने आई वो यही थी आपकी, और वो मैंने आपको क्लियर भी कर दी हैं। एक दो क्वेश्चन जैसे बोरो वाला क्वेश्चन था, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे उसके अंदर, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। वो आपका रवि की टॉप रहेगी आपका उसका आंसर। इसके अलावा वन मोर क्वेश्चन वॉज देयर। तो हमारा क्वेश्चन था आपका कि ओड एलवेल सोयल को क्या कहा जाता है आपका, तो वो क्वेश्चन हमारे पास था। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं वो सारे क्वेश्चन। अभी हमने जो डिस्कस करना है वो एक तो आपका नेक्स्ट टाइम जब भी आपका एग्ज़ाम होता है आप किसी तरह के ट्रिक्स को यूज़ ना करें। सिंपल लिंक को ओपन करें। ओपन करने के बाद अपना गूगल आईडी जो होता है उससे आप साइन इन करो, और साइन इन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका पेपर ओपन हो जाएगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि ये इसमें सिर्फ एक ही अटैम्प्ट आपको मिलेगा, बट आई होप आपने एक से ज़्यादा अगर अटैम्प्ट करने की कोशिश की होगी तो वो अब फिर आपका दोबारा से सबमिट नहीं होगा। कुछ बच्चों ने बोला कि मेरा सबमिट नहीं हुआ, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना ही रहा होगा कि या तो उनका टाइम लैप्स हो गया, या तो टाइम ख़त्म हो गया है, या फिर उन्होंने ऑलरेडी अटैम्प्ट किया होगा, तो दोबारा अटैम्प्ट करने पर वो आपका सबमिट नहीं होता। तो आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि आपका रीटेस्ट से लिंक की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कुछ बच्चों के एग्ज़ाम छूट गए हैं, तो मे बी मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा कि कब आपको अपना टेस्ट देना है, एंड बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अभी 10-15 दिन में हम लोग दोबारा से एक टेस्ट और लेने वाले हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट कि आपका टेस्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। चलिए, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपका टॉपिक जो हमने डिस्कस ये किया था, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ पीछे का जो हमने अभी इस चैप्टर में जो डिस्कस किया है हमने। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म, व्हाट इज़ फेडरलिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा था। दूसरा, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने इंडिया को एक फेडरल कंट्री बोला है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़ा था, यूनियन लिस्ट के बारे में आपने पढ़ा था, कनकरेंट लिस्ट के बारे में आपने पढ़ा था, रेजुटरी पावर्स के बारे में भी आपने पढ़ा था। और इसके अलावा जो हमारे इंडिया है उसके अंदर स्टेट लिंग्विस्टिक स्टेट की क्या पॉलिसी है, लैंग्वेज पॉलिसी उसकी क्या पॉलिसीज़ है, हमने वो डिस्कस किया था। और उसके बाद अब हमारे पास आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, जैसे होता है ना सेंट्रलाइज करना, चीज़ों को इकट्ठा कर देना तो सेंट्रलाइज हो जाता है। डिसेंट्रलाइज करना मतलब चीज़ों को बखेर देना। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं आपका, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, यानी कि अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट पावर। हम लोग पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं आपका, कि जब पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है तो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन हमने की हुई यहाँ पे। डिसेंट्रलाइजेशन है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल से आपका, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर कोई पावर है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे हम लोग पहले की अगर हम बात करते हैं, जब इंडिया डेमोक्रेटिक बना था, रिपब्लिक बना था, तो जो सारी पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इनको यूज़ करती थी। फिर धीरे 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 इसमें अमेंडमेंट किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई, स्टेट्स को भी पावर दी गई। अब हमारे पास जो आपका है, अब एक और आपका कंसेप्ट आ गया है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज जिसको हम लोग कहते हैं। हमारे पास पंचायतें आ गई हैं, पंच सरपंच आ गए, जिला परिषद आ गई, ये लोकल गवर्नमेंट होती है हमारे पास। तो कुछ हमारी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके कुछ पावर हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट से किसको ट्रांसफ़र कर दी गई है, पंचायत राज को ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर या स्टेट गवर्नमेंट से लेकर आगे डिवाइड कर दी जाती है, तो ये हमको डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, मैंने दो डिफरेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर हम दो इसमें डिस्कस करेंगे, टू डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कि रीजन क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के, या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया, व्हाई व्हाट आर द रीजन फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया। डेफिनेशन हमारे पास होगी, तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जब पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। व्हाई डू वी नीड दिस डिसेंट्रलाइजेशन, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड दिस डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे भी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, तो डेमोक्रेसी का जो आपका रूल है वो कहता है कोई पावर शेयर होनी चाहिए, अपने लेवल के अकॉर्डिंग पावर शेयर होनी चाहिए, और उसके हमने कुछ रीजन्स भी दिए कि क्यों हम पावर को शेयर करें। तो पहला रीजन हमने दिया गया, इट इज एसेंशियल टू हैव एन इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया देखिए, इंडिया जैसे हम बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर रहती है, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, सबका कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है। तो ऐसे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीजन क्या है उसका, क्योंकि सिंपल सा है आपका, क्योंकि जो लोकल पीपल है, लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम। लोकल लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोकल एरिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड बेटर बाय द लोकल पीपल। ये जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अच्छे से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, सपोज करो हम लोग वी वेंट आगरा, हम लोग आगरा चले गए और हमने कोई गाइड को हायर कर लिया। अब गाइड को हायर किया तो वो हमें वहाँ की लोकल चीज़ों के बारे में बेटर तरीके से बता सकता है, जबकि हमें नहीं पता है। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के बारे में, राइट। इसी तरह से जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं हमारे पास, वो बेटर तरीके से बता सकते हैं कि वहाँ के लोगों की समस्या क्या है, उनको अच्छी नॉलेज होती है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को उनको असिस्ट करने में, उनके लिए रूल बनाने में क्या होता है, ईजी हो जाता है। सेकंड वन, थर्ड वन क्या है हमारे पास, लोकल पीपल हैव बेटर आइडियाज ऑफ वेयर टू स्पेंड मनी। अब गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है, आइडियाज दे दिए, लेकिन अब पैसा कहाँ पे स्पेंड करें। मान लो हम लोग बात करते हैं, अपने पीएम की बात करते, तो क्या पीएम हमारे एरिया में आके कहाँ पे पैसा खर्च करना है, क्या ये बता सकता है, नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं उनको ये अलॉटमेंट की जाती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और उनको ऑब्वियसली बात है वो बता सकते हैं कि भाई कहाँ पे पैसा खर्च करना है और चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। लोकल चीज़ें, वहाँ की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वहाँ के लोकल लोग ही बता सकते हैं। मान लो आप किसी जगह चले गए, आदिवासी एरिया में चले गए, तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वही उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। वहाँ का क्या एनवायरनमेंट कैसा है, किस एरिया, कौन सा एरिया अच्छा है बुरा, ये सारी चीज़ें वही बता सकते हैं, हम लोग वहाँ पे नहीं बता सकते। तो ये इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन करना बेटर है, अच्छा है। नेक्स्ट, कॉमन सिटीजन कैन बी इन्वॉल्व इन अब डिसीजन मेकिंग। हमने जो पढ़ा आपका कि भाई जो कॉमन लोग होते हैं जो डिसीजन लिए ज़्यादा, उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो उसी तरह से जो लोकल लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में लोकल लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी होगी, और ऐसे डिसीजन जो लिया जाएगा वो अच्छा होगा, और डेवलपमेंट के काम भी हमारे पास क्या होंगे, अच्छे होंगे। नेक्स्ट, पीपल कैन ईजिली अप्रोच अ लोकल। अब ये बहुत अच्छी बात है आपका कि मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप शिकायत पीएम तक तो पहुंचाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास लोकल में अगर कोई लीडर होता है तो हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे, लोकल लीडर के पास जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे, और जो प्रॉब्लम है उसको वहीं पे क्या मिल जाएगा, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बेटर तरीका हमारे पास, हमारे सामने है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन को प्रेफर किया गया इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, कि डिसेंट्रलाइजेशन होने से क्या होगा, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, राइट। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं की वहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको पावर मिल रही हुई है तो वहाँ ऑब्वियसली बात है, वहीं की वहीं पावर को क्या कर दिया जाएगा, आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। ये हमारे पास रीजन है, या कि जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन, उसके जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके क्या फीचर्स होते हैं, हमें डिसेंट्रलाइजेशन क्यों क्यों करना पड़ा, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। रीजन क्या क्या कारण है कि डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है हमारे लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेजर स्टेप वर टेकन टुवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। अब देखिए सिंपल सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि अब जैसे हमने आज़ादी मिली उसी समय तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन किया नहीं गया था, उसके लिए क्या गया, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, धीरे धीरे करके अमेंडमेंट किए गए, कुछ पावर स्टेट को मिली, फिर धीरे धीरे और आगे सोचेगा। जो मेजर स्टेप लिया गया वो 1992 के अंदर लिया गया,
इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे पहले जो पावर थी वही, हो सकता है स्टेट के पास पावर नहीं हो या लोकल गवर्नमेंट को पावर नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बाद कुछ स्पेशल पावर्स जो थी हमारे पास लोकल गवर्नमेंट को बना दी गई। क्या किया गया इसमें, देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू और इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले इस एक्ट के तहत क्या किया गया, इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि ये संविधान में मैंडेटरी कर दिया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट होंगे उसके लिए इलेक्शन रेगुलरली होंगे और प्रॉपर टाइम इंटरवल पे होंगे। जैसे हमारे 5 साल के बाद पंचायत के इलेक्शन हो जाते हैं, तो सेम वे हमारे पास है। सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC ST एंड द OBC। अब आपने इस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंसी आपने लास्ट टाइम पढ़ा था। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंसी मतलब स्पेशल आपका जो एरिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशंसी होती है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ कल्चरल लोग जो लोग होते हैं या एक पर्टिकुलर धर्म के जो लोग होते हैं उनके लिए रिजर्व कर दी जाती है, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंसी कहते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन उसको बढ़ाने के लिए किया गया, शेड्यूल्ड कास्ट की या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की या फिर OBC की सीटों को रिजर्व कर दिया गया। अब इसमें होता क्या है, जहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं भाई SC की सीट आई हुई है इलेक्शन के लिए, तो लोग वहाँ पे सिर्फ SC कैंडिडेट, शेड्यूल्ड कास्ट की जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ सकती है। ST के लिए तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ही सिर्फ वहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, और OBC की अगर अदर बैकवर्ड क्लास की है तो वहाँ पे जो इलेक्शन लड़ने का राइट होगा वो अदर बैकवर्ड के लोगों के पास है। इसके साथ साथ एक और अमेंडमेंट किया गया, आदिवासी आर प्रोटेक्टेड इन अ स्पेशल एक्ट पास इन 1996 में एक्ट पास किया गया कि आदिवासी जो गांव जो जंगलों में रहते हैं उनकी जमीन कोई बाहर का लोग नहीं खरीद सकता, वो लोग आपस में खरीद सकते लेकिन हम लोग उनकी जमीन को नहीं खरीद सकते, ये एक्ट पास किया गया था। इसके अलावा आपको पता है 1/3 पोजीशन रिजर्व फॉर द वुमेन। लोकल जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर, पंचायत के अंदर 1/3 हिस्सा जो रिजर्व किया गया है वो वुमेन के लिए ही रिजर्व किया गया है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा सके। तो जैसे हम लोग बोल देते हैं, जैसे मैंने बोला SC की सीट है, उस तरह से बोला जाता है भाई अभी जो इलेक्शन होगा उसके अंदर जो सीट रहेगी वो महिला सीट रहेगी, यानी कि लेडी सीट रहेगी, तो उसमें मतलब कि जो इलेक्शन लड़ने का जो राइट है वो सिर्फ आपका वुमेन का ही रहेगा। नेक्स्ट वन, इसके साथ साथ इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। देखिए इससे पहले जो इलेक्शन होते थे कभी 2 साल में हो गए, कभी 3 साल में, कभी 5 साल में, कोई भी ऑफिसर इलेक्शन करवा रहा था तो वो प्रॉपर गवर्नमेंट चल नहीं पा रही थी, तो इसलिए क्या किया गया 1992 में ये डिसीजन लिया गया कि भाई अब इसके बाद हर एक स्टेट के अंदर क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन रहेगा, वो वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए क्या करवाएंगे, आपके इलेक्शन कराएंगे। स्टेट इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैटर को देखने के लिए, पैसे को एग्जामिन करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशंस, तो वो आपका इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जो आपका किस कहाँ पर कितना पैसा देना है, ये सभी आपका ये डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ 29 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू लोकल गवर्नमेंट, क्या किया गया आपका, जो 29 सब्जेक्ट जो पहले स्टेट लिस्ट में आते थे 1992 के अमेंडमेंट के थ्रू, या 11th जो हमारा शेड्यूल्ड है उसमें ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड किया गया, अमेंडमेंट किया गया। इसके अंदर क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट से 29 सब्जेक्ट जो भी आपने स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनमें 29 सब्जेक्ट लेकर किसको दे देगी, लोकल गवर्नमेंट को दे देगी, और उन पे रूल बनाने का जो राइट है या रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट है वो किसका रहेगा, आपका लोकल गवर्नमेंट का रहता है आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन पे डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फीचर्स हैं, क्या हमारा डिसेंट्रलाइजेशन में क्यों जरूरी, व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, क्या स्टेप लिए गए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, कैसे इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछेंगे व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है, या व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन and its characteristics, या what are the characteristics of local self government, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। और हमारे इंडिया के अंदर क्या तरीका अपनाया गया है, क्या किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट को पावर दी जाए। दिस वाज ऑल अबाउट योर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे अगेन अपना जो गूगल क्लासरूम है उस पर कॉमेंट करके पता कर सकते हैं, या फिर पर्सनली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बिकॉज देखो बहुत सारे मैसेज आते हैं तो वो डिले हो सकता है, अदरवाइज आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू, थैंक यू, बाय।